honored to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स के इस मंच पर, जहाँ पर राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसको हम कह सकते हैं और एक बहुत ही उत्तम पहल जयपुर डायलॉग्स की तरफ से इसको मैं मानता हूँ, जहाँ पर राष्ट्रवादी लोग आकर अपने मंतव्य को रखते हैं, अपने मन की बातों को रखते हैं और उसको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। ये एक बहुत ही उत्तम पहल है और बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक इस प्रकार के इकोसिस्टम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जयपुर डायलॉग्स फॉर दिस और आज का ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर हम बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार में किस प्रकार की राजनीति इस समय चल रही है या फिर आज से पहले चलती आई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि कल बिहार में चुनाव का जो पहला राउंड था वो हुआ है और उसके बाद कुछ सट्टा बाज़ार जो है, वो एक्टिव भी हो चुका है, किस डायरेक्शन में वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उस मगध की बात करते हैं जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र वो क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर कभी मेगास्थनीज़ जैसे व्यक्ति ट्रैवल करने आते थे तो वो बताते थे कि जो पाटलिपुत्र है, वो वैश्विक स्तर पर उसके जैसा शहर देखने को नहीं मिलता है। सूसा जैसे जो शहर होते थे वो उसके आगे फीके पड़ा करते थे। उस समय जिस समय ये ट्रैवलर्स आ रहे थे, यानी कि ईसा से 300 वर्ष पूर्व, उस समय इस राजधानी का जो क्षेत्र हुआ करता था वो 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और वॉल्ड था पूरा। आप सोच कर देखिए ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ और उससे 800 वर्ष बाद भी जब ट्रैवलर्स आ रहे हैं तो उस गुणगान को गा रहे हैं कि कैसे सोना-चांदी बरस रहा है इस शहर के अंदर। तो वहाँ से पाटलिपुत्र का एक तरीके से सफ़र शुरू होता है और उसको जब हम आगे लेकर जाते हैं, तो आज का बिहार जो है, आज के बिहार से जो युवा है वो पलायन करता है। आज मेबी जो 90s का दौर या फिर अर्ली 2000 का दौर था वहाँ से कुछ कम हो गया हो लेकिन पलायन आज भी जारी है। इसके अलावा जो जॉब्स हैं कदाचित वो उतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर जनरेट नहीं होती हैं। तो इस पूरी पॉलिटिक्स ये पूरा कॉन्ट्रास्ट जो है पाटलिपुत्र, मगध भारत का एक केंद्र हुआ करता था या फिर आप गौतम बुद्ध जैसे जो तपस्वी हैं, जिस भूमि पर पैदा हुए या फिर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पर 10-10 हज़ार छात्र जो थे वो एक समय पर पढ़ा करते थे। तो वहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट अब बन रहा है बिहार का, उस पूरी राजनीति को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं इसका जो एज़ अ मॉडरेटर मैं यहाँ पर फीलिंग ऑनर्ड मेरे साथ बाबा रामदास जी हैं इस विषय पर बात करने के लिए और गणेश भाऊ और साथ में ओंकार चौधरी जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और हमें सुनने का हमें यहाँ पर मौका मिला है। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत इस पूरे विषय की शुरुआत करना चाहूँगा जो कल वोटिंग हुई है बिहार के अंदर। और हमने देखा है कि बम्पर वोटिंग हुई है, करीब 66% 65% तक वोटिंग हुई है, जो कि पिछले चुनाव से करीब 8% अधिक बताई जा रही है। और 8% अधिक वोटिंग जो होती है किसी भी चुनाव के अंदर वो मुझे लगता है कि उस चुनाव के परिणाम को पूरी तरीके से बदल सकती है। और इसके दोनों ही तरीके के मूल्यांकन निकाले जा रहे हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, उसको हटाने के लिए भी की जा सकती है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में भी जा सकती है। मैं आपसे आरंभ करना चाहूँगा इस विषय पर आपका क्या मंतव्य है? नमस्कार आप सभी को। देखिए बात ये है कि किस बैकग्राउंड में इस समय बिहार चुनाव में जा रहा है, ये थोड़ा-सा हमको देखना चाहिए। एसआईआर हुआ है, एसआईआर का बहुत तगड़ा विरोध भी हुआ है। न केवल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको इश्यू बनाया, इस पर तमाशे किए, दिल्ली में भी और दिल्ली में पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, उसको रुकवाने की कोशिश की गई, उसको असंवैधानिक करार देने की कोशिश की गई।
और जब चुनाव आयोग बार-बार ये बता रहा था और जो सत्तारूढ़ दल है, केंद्र में भी और राज्य में भी, वो भी जब ये क्लियरिफिकेशन दे रहा था कि भई ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इससे पहले ऑलरेडी 7-8 बार एसआईआर हो चुका है, तो इस बार विरोध क्यों किया जा रहा है? लेकिन हम और आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, देश नोटिस ले रहा है इस चीज़ को कि हर चीज़ का विरोध करना है। विमुद्रीकरण हो रहा है तो आपको विरोध करना है। जीएसटी लागू किया जा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर जो लोग सताए जा रहे हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है, उसका भी निर्वहन नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी माँ, बहन, बेटियों की जो इज़्ज़त है, वो सुरक्षित नहीं रह गई है। उन पर तरह-तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। तो जो आज़ादी के समय पैक्ट हुए थे कि आप अगर इन देशों में अभी रह रहे हैं और आपको कभी लगे कि हमें अपनी मूल भूमि में वापस जाना है, यहाँ हम लोगों को वो सम्मान या वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, वो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप वापस आ सकते हैं। जिन्होंने साइन किया था वो पैक्ट, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनकी वापसी के दरवाजे नहीं खोले। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व वाली सरकार ने उस बारे में सोचा और केवल सोचा नहीं, उसको क्रियान्वित करने के लिए वो आप कह सकते हैं 2014 में आ गए थे, फिर इतना लेट सीएए क्यों लाए? तमाम तरह की आप बातें कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये लेकर के आए उसका विरोध कि साहब केवल हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, बाकी लोगों को, सिखों को, उन्हीं को क्यों, मुसलमानों को क्यों नहीं? अगर वो भी आना चाहें तो अरे तो फिर वो टू नेशन थियरी का क्या? और जिस लिए उन्होंने अलग देश मांगा था और इससे भी आगे जा कर के ये तीनों ही देश, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, वहाँ तो मेजॉरिटी ही उनकी है, तो उन पर कौन अत्याचार करेगा? तो जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब वो कानून बनाया गया तो आपने देखा क्या तमाशे हुए देश भर में। बहुत जगहों पर हिंसा, जुमे की नमाज के बाद जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, जो एक तौर तरीका बना लिया गया है, बाहर निकलेंगे और उसके बाद आगजनी, हिंसा और तमाम दूसरी चीज़ें करना शुरू करेंगे। यहाँ दिल्ली में क्या तमाशे हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के तमाम दूसरी जगहों पर बसें तक जला दी गई। शाहीन बाग में अगर कोविड ना आता तो शायद और लंबा चलता। 100 दिन से ज़्यादा तक एक व्यस्त रोड को रोक करके जिस तरीके से वहाँ तमाशे हुए, भाषणबाजियाँ हुई, पूरा इकोसिस्टम जो है वो लगा हुआ था। तो हर चीज़ का विरोध करना, वो राष्ट्र हित में है, इसकी भी अनदेखी कर देना। ये तमाशे पहली बार हो रहे हैं कि सेना के पराक्रम पर, सेना के कौशल पर सवाल खड़े किए जाएँ। इस तरह की बात की जाए कि साहब सेना में 10% जो है वो 90% पर हुकूमत कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। वहाँ भी जात-पात ढूँढी जाए। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में जो आज का जागरूक मतदाता है, वो बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से देखता भी है, समझता भी है और बहुत अच्छे तरीके से
जब समय आता है तो समझा भी देता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बिहार के ये चुनाव, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जो इस समय सत्ता में हैं, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनके सिद्धांत, उनके नीति, उनके कार्यक्रम, वो क्या हैं? जो विपक्ष में हैं, वो किस तरह की सोच, किस तरह की अप्रोच, और अगर कोई नीति है, अगर कोई उनके सिद्धांत हैं, तो उनका हेतु क्या है? उनका मकसद क्या है? वो चाहते क्या हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो चाहे अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, हमारी रक्षा नीति हो, उसमें कुछ चीज़ों का हमेशा लिहाज रखा गया है। और जो राष्ट्रहित के, व्यापक राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, उन पर एक बहुत बड़ी क्लियरिटी रही है कि इन चीज़ों पर हमको सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। एक लिमिट तक, और एक भाषा, मर्यादापूर्ण, एक गरिमापूर्ण भाषा के साथ अगर आलोचना भी करनी है तो उनमें हमें करना है। लेकिन अब तो सारी जैसे मर्यादाएं हैं, सारी जो गरिमा है, वो सब लांघी जा रही हैं। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमें दिखाई देता है। जो इनकी अपनी नाकामियां हैं, अपने विफलताएं हैं, नीति के आधार पर जो लैक्स हैं, वो सब चीज़ें स्वीकार करने के बजाय, पहले क्या होता था कि राज्य दर राज्य चुनाव तो हर 5 साल में हर राज्य में होते ही रहे हैं। परिणाम से पहले, मतदान से पहले आपको पाले खींच करके जितनी लड़ाइयाँ लड़नी हैं आप लड़ रहे हैं, जितने एलिगेशन लगाने हैं आप लगा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब परिणाम आ जाता था, तो उसके बाद उसको शिरोधार्य किया जाता था कि जो जनादेश है, जो मतदाताओं ने कहा है, हमें अगर विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम वहाँ बैठेंगे। एक विपक्ष की जो भूमिका होती है लोकतंत्र में, उसका निर्वाह करेंगे, और ज़रा ये देखेंगे कि हम में कौन-सी कमियाँ रह गई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का दिल नहीं जीत पाए और ये जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया, दूसरे दल के पक्ष में आया है। ये एक सोच रहती थी, और लोकतंत्र इसी से परिपक्व भी होता है और बहुत सुदृढ़ भी होता है। और जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं, उनमें जो आम सिटीजन है, उसकी आस्था भी बढ़ती है। और समाज में जो बेवजह का तनाव बार-बार क्रिएट करने की कोशिश होती है, उससे भी लोग बचते हैं। और देश के विकास में, प्रगति में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके बारे में वो सोचते हैं। लेकिन जो एक वातावरण बना है, क्योंकि उनको जो कई कारणों से लोगों के मन से उतरे हैं, उनको जिस तरीके से लगातार उनकी जगह दिखाई गई है कि आप ज़रा थोड़ा प्रायश्चित भी करिए, थोड़ा चिंतन मनन भी करिए कि आपको जो ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, आप उनको फुलफ़िल करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं? और नहीं हुए हैं, जो लोगों की आकांक्षाएँ होती हैं, उनको अगर आपने फुलफ़िल नहीं किया है, बल्कि दूसरे ही कामों में आप लगे रहे। मनमोहन सिंह जी का आप दूसरा कार्यकाल याद करें, तो हर तीसरे-चौथे दिन बहुत बड़े-बड़े घोटालों की खबरें आती थी, और वो सीएजी की रिपोर्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं किसी ने ऐसे ही खड़े होकर के आरोप लगा दिए। और जो 11-12 में दिल्ली की सड़कों से लेकर के मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ़ से लेकर के तमाम महानगरों में जो युवा हमने तिरंगे कंधों पर रख कर के सड़कों पर नारे लगाते हुए देखे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा हुआ अन्ना का,
वो भी हमने देखा, उसके गर्भ से भी एक पार्टी निकली और फिर उन्होंने उनकी जो करतूतें रही हैं वो भी हमारे और आपके सामने फिर सामने आई और थोड़ा समय लगा लेकिन फिर बाद में उनको भी जगह दिखानी पड़ी। तो जो इस समय सेंटर में गवर्नमेंट है, जो प्रामाणिक लीडरशिप है और ये लीडरशिप ऐसे ही नहीं बन गई है, ऐसे ही मैं उसको प्रामाणिक नहीं कह रहा हूँ। हम बहुत लंबे समय से उनके कामों को देख रहे हैं और जो वो कह रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं, ये भी अब लगभग सिद्ध हो चुका है। उनका करीब 13.5 साल का गुजरात का एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर अनुभव भी, वाइब्रेंट गुजरात के रूप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी, और जब से वो देश की कमान उनके हाथ में आई है, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भी उनके परिवार, उनके कुनबे, उनके रिश्तेदारों में से कोई आपको ना 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास दिखाई देता है, ना सत्ता के गलियारों में दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी को अपने किसी बहनोई या किसी दामाद, किसी के लिए कुछ करना नहीं है। उनको अगली 7 पीढ़ियों के लिए भी संपत्ति नहीं बनानी है, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। वो दिन रात देश के लिए लगे हुए हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। वंशवाद को, भ्रष्टाचार को, दलालों को, जो अपनी अंटी में मजबूत करना चाहते हैं चीज़ों को, ऐसी विचारधारा वाले, ऐसे सोच वाले लोग गलती से आ भी जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी मुक्त भी करते हैं। इस सोच के साथ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकसभा 2024 में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2014 अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, 2019 अकेले भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें, और जब उनको इसमें और थोड़ा सम्मान देते हुए अधिक अंकों से उनको नवाजा जाना था, तब एक झटका लगा उनको भी और उनसे ज़्यादा उनके समर्थकों को और देशवासियों को, कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीट दूर खड़ी रह गई और उनको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, चिराग पासवान और कुछ दूसरे छोटे दलों के सहयोग से तीसरी बार शपथ लेनी पड़ी। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि ये तो रेते की दीवार है, कभी भी बिखर जाएगी, कभी भी गिर जाएगी, ये तो अल्पमत सरकार है। इस सरकार ने वक्फ संशोधन बिल जैसे विधेयक पारित करके कानून बनाए हैं, दूसरे बहुत मजबूत स्टेप लिए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति को उनकी जगह दिखाई है और वो लगातार उतनी ही मजबूती से, उतने ही दृढ़ संकल्प के साथ फैसले ले रहे हैं, जितनी प्रामाणिकता के साथ, जितने साहस के साथ 2014 और 2019 वाली सरकार में उन्होंने फैसले लिए थे। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 में, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में बहुमत मिला है और उनके अपने मुख्यमंत्री बने हैं। जो दिन रात प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो देश के लिए, और देश के लिए तो छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के लिए कितने फिक्रमंद हैं और अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कितना कर रहे हैं, ये हमारे आपके सबके सामने है। जब कोई चुनौती आती है तब वो विदेशों में पाए जाते हैं, और जब बिल्कुल प्रचार का समय है और जिनको वो एक्चुअल में एब्यूज़ करते हैं,
उस उनके तमाम छोटे बड़े नेता जब हर एक के दरवाजे पर पहुंच करके उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, तो पता लगता है कि वो विदेश भ्रमण के प्रेमी एक तालाब में पहुंच करके डुबकी लगा रहे हैं और मछलियां पकड़ रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर रखा है। और जो उनके सहयोगी हैं यानी तेजस्वी यादव, उनके और उनके पिताजी के जो अतीत की घटनाएं और पाप जिनका घड़ा भरा हुआ है और सजाएं भी हो चुकी हैं, हेल्थ रीजन पर बाहर हैं, उनके बारे में भी सब जानते ही हैं। तो जो पहले चरण का मतदान हुआ है, एसआईआर के बाद हुआ है, 69 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, 21 लाख को जोड़ा भी गया है जो नए मतदाता हैं। ऐसे में जो मतदान हुआ है पहले चरण का, ओवरऑल जो 3 चरणों का मतदान 2020 में हुआ था, उसका वोट ऑफ परसेंटेज था, टर्नआउट करीब-करीब 56% के आसपास था। और जो पहले चरण का, अभी दूसरे चरण का 11 को है, पहले चरण का जो मतदान हुआ है, वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो करीब-करीब 65% के आसपास है। तो ये जो 8% के आसपास वोट टर्नआउट बढ़ा है, इसको लेकर के अब बहस हो रही है। और ये बहस जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है और परिवर्तन के लिए है और हमारे पक्ष में है, एक्चुअल में वो भी जानते हैं कि ये किसके पक्ष में है। लेकिन अभी चूंकि दूसरे चरण का मतदान है, तो मतदाताओं को भ्रमित करिए, अंधेरे में रखिए, कार्यकर्ताओं को भी, अपने सहयोगियों को भी थोड़ा सा अंधेरे में रखिए, एक भ्रम का वातावरण बनाइए ताकि उनका उत्साह बना रहे, वो ठंडे ना पड़ें, कंधे ढीले ना करके बैठ जाएं। और दूसरे चरण में थोड़ा ये सोच करके कि ये तो नीतीश बाबू और मोदी जी की सरकार को बदलने के लिए है, तो उनके जो हताश निराश थोड़े बहुत उनके समर्थक हैं, वो थोड़ा सा उनमें जान आए। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो एक एक्चुअल में मोदी जी के नेतृत्व में इस समय 13-14 राज्यों में उनकी अपनी सरकारें, राज्य सरकारें, 6-7 राज्यों में उनके सहयोगियों की सरकारें, जो एक अभियान चल रहा है, जो विकास की दिशा में समग्रता में समन्वय के साथ देश अब आगे बढ़ा है, उसमें किस तरीके से बाधा पैदा की जाए, इसके प्रयास लगातार हुए हैं। तरह तरह की धमकियां देना, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अमान्य कर देना, उनकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करना, ये सब हुआ है। और ये केवल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और उनकी लीडरशिप नहीं कर रही है। जो इकोसिस्टम है, जो लोटियन मीडिया है, वो सब इस काम में लगे हुए हैं लगातार। तो इसको निषेध करने की जरूरत है। जो सही तस्वीर है, लोगों को उसके बारे में बताने की जरूरत है। और ये काम मुझे लगता है कि कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि समझदार मतदाता कर रहा है। जो मैंने कहा था कि सारी चीज़ों को नोटिस करता है वो, और जब समय आता है तो वो खुद ही समझा भी देता है। तो बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसके संकेत बड़े स्पष्ट हैं, बहुत सॉलिड हैं। एसआईआर के बाद जितने मतदाता बचे हैं, पहले अगर 69 लाख ऐसे मतदाता भी सूची में थे जो मतदान केंद्र तक नहीं जाते थे, यानी वो फेक थे या डबल थे या बिहार छोड़ चुके थे या दुनिया ही छोड़ चुके थे, वो अगर मतदान नहीं कर रहे थे तो उनको हटाया गया है। 21 लाख नए जुड़े हैं उनकी जगह। तो ये जो मतदान प्रतिशत है, कोई कारण दिखाई नहीं देता है, किसी को नहीं। मेरा भी करीब करीब 4 दशक का तो पत्रकारिता का अनुभव है, और राजनीतिक घटनाओं का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूँ
कि जो मोदी जी ने एक सुरक्षा कवच दिया है अलग अलग वर्गों को, 80 करोड़ आबादी को आप खाने के लिए अनाज दे रहे हैं। बहुत बड़े वर्ग को जिनके यहाँ घर नहीं थे, छत नहीं थी, उनको आप छत बना करके दे रहे हैं। जो पैसे के अभाव में दम तोड़ देते थे, जिनके ऑपरेशन होने होते थे, जिनको गंभीर व्याधियाँ बीमारियाँ हो जाती थी, उनको आयुष्मान योजना, तमाम दूसरी चीज़ें, रसोई गैस है, बिजली के कनेक्शन हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उन जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हवाई अड्डों का विस्तार है, इनका फायदा केवल इलीट वर्ग नहीं उठा रहा है, सब उठा रहे हैं। तो लोगों को जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, पहले मैं कहता हूँ अपने प्रोग्राम में कई बार, जरा जरा सी चीज़ों के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। रेलवे का रिजर्वेशन करना है तो जाकर के लाइन में खड़े हो जाओ। गैस सिलेंडर लेना है, लाइन में खड़े हो जाओ। बिजली का, दूरभाष का बिल भरना है, लाइन में खड़े हो जाओ। अभी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ इसमें है। ऐप हैं, फ्लाइट बुक करनी है, रेलवे का टिकट बुक करना है, रिजर्वेशन कराना है, गैस का, दूसरी चीज़ों का करना, सब इस पे है। आसानी से अपने घर में बैठ कर के सब चीज़ कर लीजिए। तो ये जो बदलाव हुआ है इस देश में, इसको कम से कम देश के नागरिक तो अब ये तय कर चुके हैं, और एक प्रायश्चित का भाव है 240 सीटें आने के बाद, कि हमने शायद मोदी जी के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है, कारण चाहे जो रहे हों उसके। वो दुष्प्रचार चाहे विपक्षियों का रहा हो या हमारी अपनी कमजोरियां रही हों, कि हम उन 3 दिन की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में निकल गए, पिकनिक घूमने चले गए, वोटिंग तक नहीं गए, कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ तक जाने की। तो अब लोग सतर्क हुए हैं, उनको पता है हमें क्या करना है। जी, थैंक यू ओंकार जी, आपने बहुत ही इंसाइटफुल एक भाव मैं आपके पास आऊँगा। आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी ओंकार जी ने बात की कि राजनीति के अंदर जो एक डिमीनिंग तरीके से एक राजनीति की जा रही है। अभी हम जैसे राहुल गांधी की यदि बात करते हैं, राहुल जी ने अभी कुछ ही समय पहले ये बयान दिया है, कुछ ही दिनों पहले, कि आर्मी के अंदर भी वो 10% 90% वाली बात ले आए हैं। उसके अंदर भी कास्ट वाली बात ले आए हैं। उससे पहले वो आईआईटी जैसे संस्थानों के अंदर कास्ट की बात कर चुके हैं। इंजीनियरिंग जैसी फील्ड के अंदर कास्ट की बात कर चुके हैं। वो मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड, यहाँ तक कास्ट की बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो दलित हैं, महादलित हैं, ओबीसी, पीड़ित, वंचित वर्ग है, जो उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। केवल जो 10% लोग हैं, जिनको वो सवर्ण के रूप में बोलना चाहते हैं पर बोलते नहीं हैं। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी कर रहे हैं इस समय, तो मैं एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं राहुल गांधी? और ये क्या बिहार का मतदाता या फिर भारत का जो मतदाता है, वो इन बातों में आता है, या आपको क्या लगता है? नमस्कार, सबसे पहले आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैं शुरू में एक थोड़ा चुटकुला बताऊंगा। वो मेरी आदत है। एक बार में बैठा था, उसकी जो कुछ मंगाई पेग वगैरह पी रहा था, उसको अचानक से तकलीफ शुरू हुई तो टॉयलेट जाना था। तो दिमाग में एक बात आ गई कि पेग यहाँ रखो और कोई पिए तो एक कागज पकड़ता है, उस पर लिखता है कि मैं इसमें थूका हूँ, और कागज ग्लास रखकर निकल जाता है। और वापस आता है तो दूर से देखता है कि है भाई, इंटैक्ट है। लेकिन जब आकर अपना ही कागज पढ़ता है, तो नीचे दूसरी किसी के स्टाइल में लिखा होता है कि मैंने भी। ये- तो ये जो बात होती है, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, विरोधी दल जो है वो बिल्कुल इसी ढंग से काम कर रहा है।
अब यहाँ हम जयपुर में पहुंचे, आप सब पहुंचे, हम भी पहुंचे, बाहर से बहुत सारे लोग आए। तो हम जयपुर इसलिए पहुंचे कि एक कहीं पत्थर रखा है, खंबा लगा है कि इसको जयपुर कहते हैं। तो कल भी हो, 2 दिन के बाद हो, 2 साल के बाद हो, जयपुर आना है तो वही आएंगे जहाँ वो खंबा लगा है। अगर वो खंबे की जगह बदलो, उस पत्थर की जगह बदलो, तो गड़बड़ हो जाती। अगले साल उधर नहीं पहुंचेंगे। तो अपोजिशन का माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको कंफ्यूज करना चाहती, और कुछ नहीं करना चाहते। उनका पॉलिटिक्स जो है, अब देखिए कि हर बार वो लाल किताब हाथ में दिखाएंगे, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। क्या लोकतंत्र हो या संविधान हो, वो समझ पाए? बारीकी से आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा को उनको मालूम तक नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। अगर संविधान से ही सुप्रीम कोर्ट निकला है, संविधान से ही चुनाव आयोग निकला है, तो आप जब चुनाव आयोग पर अविश्वास दिखाते हो तो आप संविधान पर अविश्वास दिखाते हो। मेरा नाम गणेश वसंत तोरसेकर है, मतलब मेरा पिता का नाम बसंत है। अब जब मैं वही हूँ, वसंत का बेटा, ये मानने को राजी नहीं हो तो आप वसंत तोरसेकर को नहीं मानते, आप तोरसेकर को नहीं मानते। तो आप तोरसेकर को बचाओगे कैसे? आप तोरसेकर को बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन ना बहू को मान रहे हो, गणेश को मान रहे हो, ना उसके बाप को मान रहे हो। अब ये इंसान खड़ा हो जाता है और किसी ने पूछा कि अब आगे क्या करोगे वोट चोरी के लिए? नहीं, लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यार कम से कम बताओ कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? वो उनको पता नहीं। जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको पता नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अब एक बात होती है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, संविधान से निकली हुई हर संस्था पर इनका विश्वास नहीं है, और बचाने निकले संविधान। हर चीज पर उनका विश्वास नहीं है, तो भारत पर कैसे हो सकता है? और भारत जोड़ो पर निकलेंगे। वो मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने थोड़ा मजाक करना मुझे पसंद है, तो मैंने बोला ये ऐसा इंसान इधर जन्म लेगा, ये तो 70 साल पुरानी भविष्यवाणी है। 420 फिल्म थी, उसमें एक गाना आया था, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। देखिए कैरेक्टर, देखिए बॉडी लैंग्वेज, देखिए। इनका जन्म नहीं हुआ उसके 20 साल पहले एक गाना लिखा है, निकल पड़े हैं खुली सकट सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, जयराम रमेश जाने। मुझे पता नहीं। अरे क्यों पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड करते हो? देखो ना कितनी आसान इन्होंने बताया, आपको सबको पता है, बाय हार्ट होगा ये गाना, लेकिन उसमें भी राजनीति है, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सच्चाई बिल्कुल सामने रहती। मुझे बार बार अभी कल से कम 100 बार लोगों ने मिले को बोला कि आप ये कैसा सोचते हो? मैंने बोला मैंने जो मेरे में मुझ में बच्चा था वो मरने नहीं दिया है, वो संभाल के रखा है। देखो कॉकरोच होता है ना, उससे बच्चा डरता नहीं, हम उसको डरना सिखाते। वो नहीं डरता, चूहे से नहीं डरता, कुत्ते से नहीं डरता, हम उसको डरना सिखाते। तो मैंने वो बच्चा मरने दी। वो बीच में मुझे एक पॉडकास्ट में पूछा गया तो मुझे एकदम ये गाना याद आ गया। और गाना याद भी कैसे आ गया, अचानक ये कैरेक्टर मुझे कहाँ मिला, तो उसका एक अंतरा है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। ये तो शहजादे है ही, मोदी जी इनको शहजादे बोलते हैं, और बिगड़े दिल के है ही।
हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, हर चुनाव में एक सूरत है जानी पहचान, दुनिया वालों को हैरान। इससे क्या अलग कहाँ है राजनीति, बोलो मुझे। अभी हमारे ओमकार ने बहुत बड़ा लंबा भाषण दिया, लेकिन ये 4 लाइन में कितना आ गया है देखो। अब अगर ये समझो, खुली आंख से अगर हम देखते, समझने की कोशिश करते, तो कितनी बातें निकल आती। कल मैंने इसीलिए बताया कि एक्चुअली आधी अचिन से मेरी बात हो रही थी पॉडकास्ट पर, तब मैंने बोला उनको कि पीढ़ियों से हम बोल रहे हैं, सच परेशान होता है, पराजित नहीं। 24 साल से नहीं हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन पराजित नहीं होता। बस इतनी सी बात विपक्ष समझ ले कि ये सच है, इसको परेशान कर सकते हैं। तो वो कुछ चल रहा है, वो परेशान करने की कोशिश चल रही है, लेकिन पराजित नहीं होगा, बिल्कुल पराजित नहीं होगा। उसी का नाम तो नरेंद्र मोदी है। और डीप स्टेट वगैरह हम बातें करते, आप समझ लो कि 24 साल पहले से उसको 2002 से परेशान करना शुरू हो गया। तो ये आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इस देश की, इस समाज की हिस्ट्री, चेहरा मोहरा बदल सकता है। ये विदेशी थिंक टैंक ने पहले से जाना था, इसलिए गुजरात के दंगे का इतना बवाल खड़ा किया गया। तो कब से वो लगे थे देखो, हम अभी अभी जुग रहे, अभी अभी हमें समझ में आ रहा है कि मोदी क्या है। तो ये समझना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि हमसे ज्यादा, हम जो बकवास करते हैं ना, खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, हमसे ज्यादा छोटे छोटे जो लोग हैं, अपने पेट पालने में लगे होते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं। उनको समझ में, जब पिछले साल में आया था तो हरियाणा का चुनाव हो गया था, और ये लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो मैं जब सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड, तो हमारे साथी जो थे उनको भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैं जो देख रहा था, मैं आम लोगों से बातें करता हूँ तो पत्रकार बन के नहीं बातें करता हूँ। दूसरी बात होती है कि ओपिनियन पोल जो लिया जाता है, वो ओपिनियन पोल हेड काउंट होता है, वो डेटा पर काम करते हैं। उनको मालूम नहीं डेटा इंसानों से बनता है, वोटर लिस्ट से वोट नहीं होता। वो वोटर लिस्ट में जो कोई है, वो जाके बटन दबाता है, उसके पहले सोचता है, उससे वोट बनता है। लेकिन ये कहते कि ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे। तो भैया एक मांग करो कि ओपिनियन पोल ही फाइनल करो, क्यों इतना खर्चा करते हो? पोस्टल बैलेट में भी जीते। हाँ, तो सोचने की एक बात होती है कि ये जो परिवर्तन है, अब बात, एक बात होती है कि वही महिला होती है हमारे सामने, कोई इसको माँ बोलता है, कोई इसको पत्नी बोलता है, कोई इसको बेटी बोलता है। हर एक का जो नजरिया होता है देखने का, महिला तो वही है, एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग पुरुष उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो जो आपने बोला कि 8% वोट बढ़ा है, तो देखने वाले का नजरिया होता है। और नजरिया भी क्या होता है, हम जिसको नैरेटिव बोलते हैं, वो क्या होता है, हर एक की अपनी कहानी होती, मैं किस ढंग से देख रहा हूँ। और आप एक कहानी और बताऊंगा आपको। एक मंदिर बन रहा था, वो कुछ मजदूर थे, 4-5 मजदूर थे, वो पत्थर तराश रहे थे। तो जाके पूछा, भाई क्या कर रहा है? बोले क्या करे, मेहनत करनी पड़ती है, पेट पालना है, मजदूरी करते, पत्थर फोड़ते, तोड़ते, तराशते, पेट पालना है, क्या करे, जो मिले वो करना है, अब इससे अच्छा काम नहीं तो कर रहा हूँ। ठीक। उसके बाजू में दूसरा था, उसको पूछा तो क्या कर रहा है? बोला अच्छा है, घर से नजदीक है, पलायन करके नहीं जाना पड़ता। अगर दूसरी शहर में जाऊंगा तो रहने के लिए किराया देना पड़ेगा, इससे अच्छा है, वो भी मजदूरी करना। तीसरे को पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो बोले वही मैं कर रहा हूँ, बाकी कर रहा है। हाँ, एक बात है कि वो पत्थर काट रहा हो, तराश रहा हो, उससे मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी, आगे चलकर इससे अच्छा कमा पाऊंगा।
इन चारों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन नजरिया कैसे बदलता है? तो चौथे को पूछा कि भैया तू क्या कर रहे हैं? तो बोला मंदिर बन रहा है तो इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो बोले बाकी सब तो वही कर रहे हैं। नहीं, बोला मैं भगवान से भक्त को जोड़ने का जरिया बना रहा। बोले, पूछा यार तू कर रहा है तो बोल रहा है तो सही लगता है, लेकिन तुझे कहाँ मालूम है ये तो मूर्ति वगैरह नहीं है? बोले मूर्ति की क्या जरूरत है, ये मंदिर में लगेगा। कहाँ लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो भक्त मंदिर में आएगा वो शायद मूर्ति तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैंने जो 10-15 पत्थर बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं लगे होंगे, भक्त वहां हाथ लगाकर प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी मैंने बनाए हुए पत्थर को हाथ लगने के बाद। अगर प्रसन्न होता है भगवान तो फिर आशीर्वाद भी उस पत्थर के जरिए भक्त के पास पहुंचेगा। मैं वो काम कर रहा हूँ। देखो 4 लोग काम कर रहे थे, लेकिन 4 लोगों का नजरिया अलग अलग था। अब एक उसी को जोड़कर एक बात बोलूंगा कि नजरिया क्या कैसे बदलता है। मैंने एक दिल्ली में एक आरएसएस ने कुछ लोगों को बुलाया था, तो मैं था वहाँ, मुझे बुलाया था तो मेरे पीछे पड़ गए, आप थोड़ा तो बोलो, क्योंकि मैं सुनता रहा। हर कोई बुद्धिजीवी था और संघ ने क्या करना चाहिए ये संघ को समझा रहे थे। जो 100 साल से एक संगठन चला रहे हैं, हम 20-25 साल से कुछ लिख रहे हैं, उससे ज्ञान हम दे रहे थे। तो वो अरुण कुमार करके जो सहकारी वो पीछे पड़ गए, आप थोड़ा तो बोलो। मन में तो सुनने आया हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़कर बिठा दिया। तो मैंने सबको एक बात बोली कि मैं 4 सेशन सुनते आया हूँ, आप सब लोग समझा रहे हो उनको, आपके जन्म से पहले जो संगठन शुरू हुआ वो कैसे चलाना वो आप समझा रहे। एक संगठन है वो चलते आया है, चल रहा है, बढ़ रहा है, आप उसको समझा रहे हो। एक बात सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि जो हजारों साल कभी पहले राम सेतु बन रहा था, वहां एक गिलहरी थी, उसको लगा अच्छा काम करे, मुझे भी कुछ सहयोग देना चाहिए। वो अपनी धूम में रेत में घुमाकर वहां जाकर डालती थी। एक बात सोच लो कि अगर वो गिलहरी राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को ब्रिज कैसे बनाना है वो समझाने की कोशिश करती, तो ब्रिज बनता, राम सेतु बनता, रामायण होता? नहीं होता। तो ये मैं उस कहानी से जोड़ता हूँ। वो जो पत्थर तराशने वाला कारीगर है वो बोल रहा है कि मैं वो राम सेतु बना रहा हूँ, भगवान से इंसान को जोड़ने का। तो अगर राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है तो हम बुद्धिजीवी जो खुद को समझते हैं ना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो एक फिल्म का गाना फिर याद आ गया, ज्ञान की जैसे सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। सागर तो वहां पड़ा है, ये गागर भरा है, वो बोलता है कि मेरे हाथ में समुंदर आ गया। तो ज्ञानी वैसे होता है, लेकिन आम जनता वैसी नहीं होती। उसको मालूम है कि मेरे भक्ति से कुछ होगा, उसकी श्रद्धा है, आस्था है। वो आस्था जोड़ने की कोशिश करने में हम लगे तो मैं बोलता हूँ कि हमारे बुद्धि का अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो इसलिए नजरिया जो होता है, जिनका नजरिया निगेटिव होता है वो सोचेगा ही निगेटिव। तो इसलिए कुछ हुआ, मुझे कुछ लोग पूछते हैं ना कि 10 साल में मोदी ने क्या किया, तो मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूँ, बाकी किसके लिए मोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के लिए किया। अब वो नहीं समझ कर रहा तो क्या करे। तो मुझे उस पत्रकार ने पूछा कि क्या किया है राहुल के लिए, क्या किया है? मैंने बोला वो 8,500 रुपए खटाखट खटाखट वो डालने हैं ना। अब वो 8,500 रुपए जिस बैंक खाते में डालने हैं, जब कभी डालने हैं, उसके लिए खाता किसने खोला? इसकी दादी ने खोला, इसके मनमोहन चाचा ने खोला,
इसके पप्पा ने खोला, नरेंद्र मोदी ने खोला। कितनी दूरदृष्टि है नरेंद्र मोदी के पास कि राहुल गांधी कभी 29 में, कभी 34 में या 39 में कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 8,500 रुपये हर महीने खटाखट डालेंगे तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए राहुल के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट। हाँ, देखना है तो नजर वो चाहिए कि कुछ हुआ है। आप अगर जो नहीं हुआ है वो देखना चाहते तो चावल की बोरे में भी कंकड़ होते हैं, लेकिन आप उसमें से 4 कंकड़ निकाल कर बोलोगे कि ये बोरा कंकड़ का है, तो वो सच नहीं होता, सच नहीं होता। हमारे मराठी में एक ड्रामा बढ़िया था, बहुत पुराना, 50 साल पुराना ड्रामा था। उसमें एक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आता है। बाल कोल्हटकर नाम के नाटककार थे, उन्होंने एक बढ़िया सेंटेंस लिखा था, डायलॉग उसमें, कि मैले की बदबू मैलों से आती, मैले की बदबू मैलों से आती है। इतर होता है, उसकी जो कपास कान में डाली होती है, नाक पे कपास लानी पड़ती है। सच्चाई दोस्तों वैसी होती, सच्चाई ढूंढनी पड़ती है, बाकी तो सब झूठ है, माया है। तो जो कुछ बिहार में हो रहा है, मैं मानता हूँ कि हमारे पास मायावी राक्षस फैले हैं। मैंने इनके साथ एक बार पॉडकास्ट करते हुए बोला था कि केजरीवाल, हम कथाएं, पुराण की कथाएं सुनते हैं, उसमें मायावी राक्षस है, वो सामने खड़ा है केजरीवाल, हम पहचानते नहीं। मायावी राक्षस क्या है? सीता माई को भी वो हिरन सोने का दिखाई दे रहा था, वो था ही नहीं। अगर सीता माई फंसती है तो आम जनता भी फंस सकती है, लेकिन बहुत जल्दी दिमाग ठिकाने आता है। मैं बोलता हूँ कि राजनीति उसी ढंग से है। अगर हम वो कथाएं समझने की कोशिश करें तो राजनीति कोई बड़ी नहीं है। थैंक यू भाव फॉर दिस दीज इंसाइटफुल स्टेटमेंट्स। मैं स्वामी जी आपके पास आना चाहूँगा। तो अभी जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एसआईआर के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो कुछ महीनों पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया जो है चलाई गई थी। और जब वो प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें बताया जाता है कि करीब 65 से 70 लाख वोट जो हैं वो निकले हैं बाहर। कुछ 20-22 लाख वोट जो हैं वो उसमें एडिशन भी हुआ है। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो आरोप लगाए जा रहे थे कि चुन-चुन कर जो आरजेडी के वोटर्स हैं या फिर जो महागठबंधन के वोटर्स हैं, उनको निकाला जा रहा है। ऐसे बयान कुछ आए थे। साथ ही साथ जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी ने नई प्रक्रिया चालू कर दी थी, जिसके अनुसार वोट चोरी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक ब्राज़ील की महिला का दिखाया है कि हरियाणा का इलेक्शन जो है, वो इस प्रकार से जीता गया है वोट चोरी से। तो आप इस पूरी राजनीति पे क्या सोचते हो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है, क्या वो आवश्यक थी? और आवश्यक थी तो क्यों थी? दूसरी तरफ जो ये वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाते कि जो कांग्रेस है या फिर जो आरजेडी है, फिर अन्य पार्टियाँ हैं, वो बैक फुट पर अपने आप को महसूस कर रही हैं, इसलिए इस प्रकार की राजनीति को वो बीच में ला रही हैं? देखिए, ये आरोप एकदम सही है कि चुन-चुन के आरजेडी के वोटरों को हटाया गया है। वो कैसे? गाँव में गाँव वालों को एक-एक वोट का पता होता है कि ये वोट मुंबई में रहता है और वोट देने नहीं आया है। ये यहाँ रहता है, ये इसको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। तो अब उसका फर्जी वोट डलवाना है। और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोट डलवाने की विल पावर, ज़ील, तरीके, गुंडागर्दी आरजेडी के पास है। आपने वो सारे एब्सेंट, मरे हुए वोट, डिस्प्लेस्ड वोट हटा दिए। अब आरजेडी बेचारी किसका वोट डलवाएगी? भाई, इस वोटर लिस्ट में 4 लोग हैं, चारों उपस्थित हैं। अब हमारा वोट तो हम डालेंगे।
पर जो नहीं है, जो मुंबई में बैठा है, उसका आरजेडी के गुंडे वोट डलवाते। मैं आपके गांव की, मैं ये एकदम बड़ी रियलिस्टिक एक कार्टून देखने को मिला था, एक लाउड स्पीकर लेकर के कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ है और वो वहां जोर से कह रहा है, आप सबके वोट काट दिए गए हैं। हाँ। तो फर्जी वोट, गुंडागर्दी से वोट डलवाने का मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए वाले दूध के धुले हैं, पर जो गांव की जो दबंग जाति होते हैं, दबंग लोग होते हैं, वो ज्यादा फर्जी वोटिंग कराते हैं। इसके अलावा सर, ये बुर्का जो है ना, बड़ा कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। फर्जी वोट इसकी आड़ में डल जाता है, फर्जी एग्जाम इसकी आड़ में दे दिया जाता है, दुकान स्टोर से शॉपलिफ्टिंग करने का सबसे बेहतरीन है, एक एक बोरी सामान आ जाता है बुरके में। अब सब वो कहते हैं बुर्का हटा देंगे, बुर्का उठा के आंगनबाड़ी की एक कार्यकर्ता वहां रहेगी, सबका बुर्का उठा उठा के वोट चेक करेगी। ये तो सर आरजेडी पे अत्याचार है, ये तो वाकई बिक गई है, ये जो गवर्नमेंट बिक गई है, और क्या नाम, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, ये मोदी के लिए काम कर रहा है। बताओ, अब हमारा बुर्का उठा। और अगर आपने गांव की वोटिंग देखी हो सर, क्या दबंगाई होती है। और मैंने तो कम से कम 5-6 लोकसभा विधानसभा वोट देखे हैं। जबरदस्ती गुंडागर्दी से वोट डलवा देता है, ना प्रिसाइडिंग अफसर की हिम्मत होती है, ना किसी की, और दूसरी पार्टी का जो बूथ एजेंट है वो बैठा होता है। पर ये सब कुछ लोकसभा और विधानसभा में होता है, प्रधानी में कोई एक वोट डलवा के दिखा दे। और जो ये वोट चोरी वाला सर, ये झूठ फैलाया जा रहा है ना, शहरी आदमी को शायद पता ना हो कि वोटर लिस्ट असल में होती क्या है और वोटर लिस्ट पे काम कैसे होता है। किसी गांव वाले लड़के से पूछ के देखिएगा। मैं हमेशा इस बात को अपने वीडियोस में कहता हूं कि जब गांव में प्रधानी का जब चुनाव होता है ना सर, तो कम से कम 10 कैंडिडेट 2 साल पहले से मन बना लेते हैं, 2 साल पहले से, और वोटर लिस्ट इजीली अवेलेबल रहती है। उसकी फोटोकॉपी निकलवा के एक एक वो ऐसे पेन लेके, मेरे घर में ये काम होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, एक एक पेन लेके एक एक नंबर पे टिक किया जाता है। अच्छा, ये मुंबई रहता है, ये यहाँ रहता है, इस तरह ना। फिर और आमतौर पे एक गांव में 1200 के आसपास वोट पोल होता है। जो बड़े थे उसमें 2-2, 3-3 ग्राम सभाएं बना दी जाती हैं बड़े गांव में। एक गांव में 1200 वोट होता है। तो अगर 4 या 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो 400 वोट ले लेता है ना, वो आमतौर पे चुनाव जीत जाता है। तो हर आदमी अपनी 400 की गिनती पूरी करना चाहता है और एक एक वोट का हिसाब लगाता है कि ये वोट, अच्छा ये तो मर गया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इतना वोट हो गया, इतने लोगों को दिल्ली का टिकट भेज के बुलवाना है, इतने लोग सूरत में रहते हैं मेरे वोटर, इतने लोग चंडीगढ़ में रहते हैं। और कौन सी वोट चोरी? इस माहौल में आप वोट चुरा के दिखा लीजिए। 22 वोट ब्राजीलियन मॉडल ने डाल दिए, पर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं राहुल जी? वो भी हरियाणा में। वो भी हरियाणा में। इसका मतलब, अच्छा एक चीज और, कैन यू इमेजिन हरियाणा जैसे स्टेट में आज ग्राम प्रधानी लड़ने का मिनिमम बजट क्या है? 2.5 से 3 करोड़। मैं ऐसे गांव को जानता हूं जहां गांव प्रधानों ने गांव में चुनाव लड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपया कैश खर्च किया है सर। 5 करोड़ रुपया। यूपी में ये रकम अभी भी 10-20 लाख है। यूपी में अभी भी 20-1 लाख में प्रधानी लड़ ली जाती है, पूर्वांचल में हमारे यहाँ। एक मिनट बाबा, जी। महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा है, उसको प्रधानी में नीलामी की जाती। अच्छा। जी। जो इतना ज्यादा से ज्यादा नीलाम में पैसा देगा, बस वो प्रधान। बाद में वोटिंग वगैरह बाद में होता है, लेकिन दूसरा खड़ा ही नहीं रहेगा। नीलामी हो गई है, बाबा रामदास चुनकर आए, बाद में वोटिंग होती है। तो जो 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है,
5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो एक वोट भी फर्जी पड़ने देगा क्या? हम लोग एक बार याद है गुवाहाटी हम लोग गए थे कुश्ती लड़ने, तो मेरा बेटा साथ में था, एक और लड़का साथ में था। उसका नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट हो रहा था। तो गांव प्रधान ने उसको एयर टिकट भेजा था कि कोई बात नहीं, तेरी जब कुश्ती खत्म होगी तो तुरंत तू बाय एयर आ जाना, क्योंकि तेरे को वोट डालना है। गुवाहाटी से एयर टिकट प्रधान जी ने भेजा था। तो मैंने पूछा ऐसे कितने वोट प्रधान मंगाता है? 100 से ज्यादा। तो राहुल गांधी किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी होती है और वोट वोट चोरी हो जाता है? हाँ, दिल्ली जैसे शहर में आप लोग शायद या शहरों में वोटर लिस्ट पे ध्यान आम आदमी का वहां आम आदमी अपनी वोटर लिस्ट का ध्यान रखता है। मेरा नाम अच्छा, असली वोटर लिस्ट बनती ही प्रधानी में है। प्रधान जिसने जिसने प्रधानी का चुनाव लड़ना होता है, और गांव में कम से कम 10 कैंडिडेट तो होते ही हैं, वो सब वोटर लिस्ट अपने सामने बैठ के बनवाते हैं। क्या फलाने का नाम कैसे कट गया, फलाने का नाम कैसे जुड़ गया, और क्या मजाल है कोई फर्जी वोट डाल के दिखा दे। अब आइए वापस आते हैं, वो परसेप्शन की बात हो रही थी। एक बार हम लोग ना कुश्ती लड़ने, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, हिमाचल के एक गांव में कुश्ती लड़ने गए, तो जंगलों के बीच से पैदल रास्ता था, रिमोट गांव था। तो जंगल के बीच में ना एक मुर्गा, जंगली मुर्गा, बहुत खूबसूरत लाल रंग का दिखाई दिया, और मैंने कहा "ओह, जंगली मुर्गा"। तो मेरे साथ में 2 पहलवान जी लोग चल रहे थे। तो मैं शुरू में, मेरे को बचपन में सलीम अली की एक बुक मिल गई थी, तो आई बिकेम अ बर्ड वॉचर, मुझे बर्ड वॉचिंग का शौक था। तो मैंने देखा वाह कितना सुंदर बर्ड है। तो जो मेरे साथ के 2 पहलवान थे उन्होंने बोला मीट बड़ा टेस्टी होता है इसका। तो दूसरा बोला 2.5 किलो तो निकल जाता होगा। बोला हाँ 2.5 किलो है इसमें। सर मेरे को एक खूबसूरत बर्ड दिखाई दे रही थी, उनको 2.5 किलो देसी मुर्गे का मीट दिखाई दे रहा था। सर ये हिंदुस्तान में पिछले 10 साल 11 सालों से पता है क्या हो रहा है? कांग्रेसी इकोसिस्टम जब काम करता था, तो अगर 1 लाख रुपए का काम आता था ना, तो 40% वो पहले ही अंदर कर लेते थे। 40% स्टैंडर्ड रेट था, जो ईमानदार सरकार होती थी। उससे पहले तो 100% कागजों में ही नहर खुदी है, पता नहीं कितने सड़कें सिर्फ कागजों पे बनी है। राजीव गांधी ने तो बोला था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। पर जब बहुत ईमानदारी से काम होता था तो 40%, जैसे ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो ईपीएफ और बना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसमें 40% इन्होंने अंदर कर लिया था। इसलिए बाद में जब गडकरी आ गया तो उसने बोला मुझे तो पूरा स्टैंडर्ड रोड चाहिए। बोला सब 40% तो पहले उधर दे दिया, कैसे बनेगा? तो वो काम रुक गया था। फिर वो उसका रीटेंडरिंग करके किसी तरह गडकरी ने वो कंप्लीट कराया। तो सर जब 1 लाख करोड़ का काम होता है तो कांग्रेसियों के ना छाती पे सांप लौटता है। ओहो, अगर हमारी सरकार रही होती तो 40,000 करोड़ हमने इसमें से अंदर कर लिया होता। नहीं नहीं, उस पर का सूद भी बढ़ जाता है इसलिए रोते। तो सर वो एक प्रोजेक्ट को, उसकी वैल्यू उस पैसे से जोड़ते हैं कि ये वो कहते हैं रोड नहीं बन रही, 40,000, बोले बाढ़ आ गई, बोला 10,000 करोड़ आ गए। जब बाढ़ आती है बिहार में, तो वो सीधे सीधे वो दे टॉक इन टर्म्स ऑफ, आप किसी सरकारी अधिकारी से बात करके देखिए। तो सर इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है ना, उनके छाती पे सांप इसलिए लौट रहा है कि वो देख रहे हैं कि देश में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, इतना काम चल रहा है, इतनी वो सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार रही होती तो इसमें से 40% हमने अंदर कर लिया होता। 5 लाख करोड़ का इस साल का इतना ऐसे हम कर लेते। तो वो सब खाने पीने को मिल नहीं रहा। तो एक तो सबसे बड़ी बेचैनी इस बात की है, और ये इकोसिस्टम सर, इसको मोदी ने भूखा मार दिया। मैं आपको बताऊं। 1 मिनट में उसमें जोड़ दूंगा थोड़ा। जी। तकलीफ मोदी के बारे में क्या है मालूम है? लोगों को मोदी बहुत पसंद है, उनको भी पसंद है, क्योंकि वो बोलते हैं ना खाऊंगा। तकलीफ आगे का जो पार्ट है ना खाने दूंगा, वो प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, आप यकीन मानिए, भूखा मर रहा है। मुझे हरीश रावत का वो उम, बयान याद आता है। कोई कुछ विधायकों को खरीदना था, तो शायद 101 करोड़ रुपए का बजट था।
तो उसने बोला कि आप ही पैसे भेज दो, दिल्ली वालों के पास तो पैसे नहीं। बोले यहाँ कौन सा पैसे रखे हैं? बोले दिल्ली वाले कुछ छोड़ते ही नहीं। मतलब लिटरली दे वर स्टार्विंग, एक एक पैसे के मोहताज हुए थे, जबकि उत्तराखंड में सरकार थी। ये तब की बात बता रहा हूं मैं। तो सब ये है इंडी अलायंस का असली दर्द। अब आ जाते हैं जरा बिहार के चुनाव पे। आई एम वेरी सॉरी टू से कि बिहार में परसों जो वोटिंग हुई है वो अगेन कास्ट की लाइंस पर ही हुई है। और कास्टिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, यूपी में भी और बिहार में भी। पर बिहार में ये हुआ है कि जो अरिथमेटिक्स है ना सर, वो एनडीए के फेवर में है। क्योंकि लालू का जो एम वाई कॉम्बिनेशन है, लालू के पास 3 वोट है। अगर उसने किसी गैर यादव को वोट टिकट दिया है तो मुस्लिम वोट, यादव वोट और उस कैंडिडेट की जाति का कुछ परसेंट, पूरा वो भी नहीं लेके आता कभी भी। अगर आज लालू यादव किसी भूमिहार को टिकट दे देंगे तो वो बड़ी मुश्किल से 30 से 40% वोट ही भूमिहारों का ला पाएगा, 100% नहीं लाएगा, क्योंकि बाकी एनडीए में ही जाएगा, नीतीश को ही वोट देगा। तो लालू यादव का जो अरिथमेटिक्स है ना तेजस्वी का, वो एम वाई प्लस कैंडिडेट की जाति का वोट, उसमें भी पेंच वहां फंस जाता है कि अगर यादव को टिकट नहीं मिला है सीट पर तो यादव वोट पूरा का पूरा तेजस्वी को नहीं पड़ता। उसमें से एक मोटा चंक जो है वो एनडीए में चला जाता है। मुसलमान को टिकट मिल गया तो यादव वोट नहीं पड़ता, वो बंट जाता है सर। और पूरा गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित और पूरा सवर्ण, ये पूरा आज की तारीख में एनडीए के साथ इंटैक्ट है। अब ये जो कह रहे हैं कि साहब 64 पॉइंट समथिंग वोटिंग जो हुई है, इसमें लगभग 8% पिछले चुनाव की तुलना में जो एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, इसमें किसका फायदा हो रहा है? ये कोरी लफाजी है, मीडिया के पत्रकारों की बनाई गई झूठी थ्योरीज हैं कि इतना वोट पड़ जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट पड़ा, परिवर्तन, ये सब फालतू की बातें हैं। वही बात है कि यू हैव टू सी द केमिस्ट्री ऑफ द वोटर। और आज की तारीख में बिहार की जो केमिस्ट्री है वो प्रो इनकम्बेंसी की है। दे आर वोटिंग इन फेवर ऑफ नीतीश एंड मोदी जी, और ये 8% वोट पूरी तरह नीतीश और मोदी के फेवर में पड़ा है। इसका एकमात्र जो बेनिफिशियरी है वो एनडीए है। अब एक बात का ध्यान रखिए, लालू यादव के काले कारनामे बिहार भूला नहीं है। जंगल राज एक मुद्दा था, है और आने वाले 10-20 साल तक रहेगा। दुलार यादव की हत्या ने वो सारे जख्म फिर से हरे कर दिए और जनता, बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। कई लोग इस सवाल उठाते हैं और तेजस्वी ने इस पे बहुत काम करने की कोशिश की कि क्या वाकई अगर तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज लौट आएगा। कल ही हम शायद बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी 11 साल का जो काम किया है मोदी ने, अगर सत्ता चली गई तो 11 दिन में विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ये बिल्कुल सही बात है। आज यूपी में भी और बिहार में भी, आज योगी जी की आप सत्ता चली जाए, आज अखिलेश यादव की सरकार आ जाए सर, एक दिन में जंगल राज की वापसी हो जाएगी यूपी में। जितने माफिया आज छुप के बैठे हैं, नए माफिया पैदा हो जाएंगे, पुराने वाले जो है वापस सिर उठा लेंगे। और सेम थिंग विल हैपन इन बिहार। बिहार में तो सरकार की शपथ ग्रहण तक भी इंतजार नहीं होगा।
11 बजे जैसे ही रुझान आएगा ना, कि अगर भगवान ना करे कि तेजस्वी की सरकार आ रही है, सर 12 बजे जंगल राज लौट आएगा। पिछली बार ऐसा हुआ है। लेकिन बाबा जी। उसके साथ जेनजी भी आएगा। हाँ, इसमें जो आप जेंसी वाली आप बात कर रहे हो, इसमें एक मेरा सवाल ये भी है कि आज की डेट में बिहार में आप लगा लीजिए कि 2005 से नीतीश की सरकार चल रही है, 20 साल ये हो जाते हैं मोटा-मोटा। तो जो इस दौरान पैदा हुए लोग हैं, उन्होंने वो जंगल राज देखा नहीं है और वो एक बड़ी संख्या में है। उन्होंने वो कहानियाँ सुनी हैं अपने बाप-दादाओं से कि भई जंगल राज ये हुआ करता था। मैं हल्का-सा आपसे इस पे चाहूँगा, उसके बाद मैं ओंकार जी की तरफ बढ़ूँगा कि जो जो बच्चे जिनको जंगल राज के बारे में अभी जिन्होंने देखा नहीं है एक्चुअली में, जिन्होंने कहानियों में सुना है, क्या वो इस पर विश्वास करते हैं और क्या वो विस्मित नहीं होंगे इस भाव से कि ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं, ये सिर्फ़ हमने तो नहीं मतलब क्योंकि जंगल राज की जब चीज़ें बताई जाती हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ चल रही है। वो सीरियसली इस तरीके से ही सारी कहानियाँ हैं जैसे लालू यादव की बेटी थी, उनकी शादी की गई थी। जो वो शादी का पूरा विवरण बताया जाता है कि किस प्रकार से बिहार का पूरा तंत्र जो था वो एक एक शादी में लग गया था। किस प्रकार से शोरूम्स लूटे गए थे। गाड़ियों के शोरूम्स लूट-लूट कर बारातियों को गाड़ियाँ दी जा रही थी। तो जब इस प्रकार का जंगल राज किसी क्षेत्र में होता है, तो जब बताया जाता है ना फिर वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ लगती है। और बच्चों ने जो नए बच्चे हैं उन्होंने आज वो मेबी उस तरीके से देखा नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं उस रूप में या नहीं? सर देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ये जो आप जो जंगल राज की स्टोरीज़ बता रहे हैं, ये जो आपने सुनी है ना, ये तो असली जंगल राज का 0.0001% भी नहीं है। बिहार के एक पत्रकार हैं, उन्होंने शायद एक पुस्तक लिखी है, वो बताता है कि पश्चिमी चंपारण का एक इलाका था, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा था, एक टापू सा बन जाता था। उस टापू में करीब 100 गाँव थे और वो बड़ा रिमोट एरिया था। और बिहार भर में जितने भी अपहरण होते थे, उन उसको पकड़ बोलते थे जो, उनको सबको उस टापू पे जमा कर दिया जाता था गाँव में। तो उस एंकर ने पूछा कि ऐसे कितने लोग वहाँ पकड़ के लाए जाते थे? तो बोले कि मोटरसाइकिलों पे बिठा के पीछे अपहृत लोग जो है, वो लाए जाते थे और एक-एक दिन में 100-100 लाए जाते थे। और सब्जी बेचने वालों के बच्चों का अपहरण होता था। सिर्फ डॉक्टरों का और उनका नहीं होता था। और 5,000 रुपए रेट था। 5,000 के लिए अपहरण होता था। ये सोच लीजिए, ये हाल थे। और जो मोटे अपहरण होते थे, उनकी नेगोशिएशन सीएम हाउस में होती थी। तो अच्छा, 1 मिनट। जेनज़ी को अपहरण, ये उद्योग की और जंगल राज की खबर नहीं है। कैसी जेनज़ी है भाई? दुनिया मुट्ठी में है, इट इज़ अ ग्लोबल विलेज। पूरा फ़ोन आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज़ ऑन योर टिप्स। और आपको दुनिया में कौन-सी सबसे घटिया सिंगर वहाँ अमेरिका में गाना गा रही है, उसकी खबर 1 मिनट में हो जा रही है। और आपको आज से सिर्फ 20 साल पहले का जंगल राज अगर आप पहचान नहीं पा रहे, या उसको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, या उसके खतरों को अगर आप नहीं पहचानते हैं, तो काहे की जेनज़ी है? इसका मतलब एक एक मैं तो जोड़ दूँ थोड़ा, आपने जो सवाल पूछा, मैंने बहुत सारे वीडियो देखो, एक वीडियो में मुस्लिम लड़कियाँ थी। उनको जब यूट्यूबर ने पूछा कि आपको तेजस्वी की सत्ता आई तो कैसा लगता है? उन्हें बोला कि मुझे 4 बजे के पहले घर में बंद नहीं होना है। दूसरी लड़की ने बोला कि मेरे माँ को नीतीश के कारण साइकिल मिली और वो स्कूल में गई और मैं कॉलेज में जा सकती हूँ। मुझे वो रोकना नहीं है। तो जेनज़ी जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो अलर्ट है क्योंकि उनके हाथ में आज फ़ोन है। और उस पर, और जो मैं बोलता हूँ ना, मैं 50 साल पुरानी बात बोलता हूँ, ये नए बच्चे वो इमीडिएटली वो गूगल पर ये डाल के अच्छा आपने, मैंने एक बात बोली थी कि एक पार्लियामेंट में बड़ा बजट पर ये हुआ था, तो नेहरू उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो बजट पेश किया था, वही आंकड़े लेकर
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया था कि आप बोल रहे हो कि पर डे 15 आना इनकम है, उन्होंने दिखाया 3 आना है, तो वो 3 आना बना 15 आना, ये बहुत बड़ा एक वाद हुआ था। तो उस लड़के ने, अक्षय नाम का पूना का लड़का है, वो इमीडिएटली, हाँ बिल्कुल ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन बढ़िया है, मैं अभी इसको ढूंढूंगा। तो वो ढूंढते रहते। एक बात है, स्मार्टफोन ने इन बच्चों को बहुत अलर्ट बना दिया। तो वो जो राहुल गांधी हो या और कोई हो या बड़े एसी में बैठे हो संपादक हो, उनके दिमाग का जिंजी अलग है और रियल जिंजी अलग है। वो जो हुआ नेपाल में, वो नेपोटिज्म के खिलाफ हुआ है। तो ये जिंजी भी उतना तैयार है। अगर गलती भी हो जाए तो वो ज्यादा दिन सरकार तेजस्वी की नहीं हो सकती। मेरा ये जो मैं जरा एक वीडियो की वॉइस सुनवाता हूं। ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी के भक्त हैं तो वो योगी जी के भक्त है। मोदी जी भी अच्छे हैं। अलग कहाँ, एक ही है। दोनों अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। ऐसा लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव युवा है, तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? बात बिल्कुल नहीं। बर्बाद कर रहा है बिहार, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो आए भी नहीं है भाई सरकार में। भाई वो आए नहीं तो इतना बर्बाद है, आ जाएंगे तो कितना बर्बाद होगा। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं। तो मैं सिर्फ एक अंतिम 1 मिनट बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ। अगली बार जब देखिए, अगर तेजस्वी जैसा एक डम आदमी 3.25 करोड़ सरकारी नौकरियां ऑफर कर रहा है, और जेनजी अगर इतनी सिंपल सी भी कैलकुलेशन नहीं लगा सकती कि कैसे इन 3.25 करोड़ नौकरियां सरकारी दी जाएंगी, उसका क्या बजट आएगा, कहाँ से आएगा, और वो 3.25 करोड़ लोग काम क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो 3.25 करोड़ लोग बैठेंगे कहाँ। अगर जेनजी इतना भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है तो फिर तो मैं जेनजी को इतनी अक्ल है कि वो जी कभी 30,000 की नौकरी देगा, तो अभी तो 10,000 आ ही रहे हैं ना। तो घर से ना निकलते हुए 10,000 अगर मिल रहे हैं, तो 30,000 के भरोसे पर क्यों जाएगा वो? जी, तो ये जंगल राज की जो भी बात चल रही थी उसमें मैं छोटी-सी एक अपनी बात जोड़ूँगा, बिकॉज़ ये बात जहाँ तक है कवर नहीं की जाती है। तो जब 60s में नक्सलवाद आरंभ हुआ था एक तरीके से, और नक्सलवाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ से ये नक्सलवाद आरंभ होता है और वो धीरे-धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। बिहार उसका एक शिकार रहता है, और 1972 में, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एमसीसी नाम की एक ऑर्गेनाइज़्ड नक्सलवादी संस्था, वो बिहार के अंदर कुछ नरसंहार चालू कर देती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर जंगल राज का ये आलम था कि वहाँ पर कास्ट बेस्ड ग्रुप्स बन गए थे, क्योंकि सरकार प्रश्रय दे रही थी इस पूरे आतंकवाद को, इस पूरे नक्सलवाद को। और उसके जवाब में रणवीर सेना जैसे संस्थान, सेना जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। इसके अलावा जो ठाकुर समुदाय था उसकी अलग सेनाएँ बन गई थी। लॉरिक सेना, यादव समुदाय की सेना थी। तो इस प्रकार से पूरा चल रहा था, और जब 90s आता है, तो इस पूरे नरसंहार को एक ऑर्गेनाइज़्ड फैक्ट्री के रूप में बदल दिया जाता है। आप अगर गूगल करेंगे बाथे में क्या हुआ था, बाथे नरसंहार में क्या हुआ था, आप ज़रा चेक करिए। ये सारा कास्ट बेस्ड चल रहा था, और लालू यादव ने उस समय अपना एक फ़ेमस स्टेटमेंट बोला था जिसको बोला जाता है भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, उनको साफ कर दो। ये वहाँ पर राजनीति उस समय चल रही थी 90s में। और 90s का पूरा दौर जो था, जिसमें अपहरण वगैरह तो चलो एक ऑर्गेनाइज़्ड अपराध का एक पूरा वो बन गया था, फैक्ट्री बन गई थी। लेकिन उससे पहले नरसंहार जो था ना, वो एक फैक्ट्री के रूप में वहाँ पर चल रहा था। तो ओंकार जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा अब इस विषय पर आगे, कि जैसे कि हमने जंगल राज के बारे में बात की है, और यहाँ पर हमने नौकरियों के बारे में बात की है कि भाई 3 करोड़ नौकरियाँ दी जाएँगी, ये तेजस्वी यादव जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम बीजेपी को देखते हैं ना, बीजेपी और जेडीयू आज भी
जंगल राज को उद्धृत करते हुए, जंगल राज के किस्सों को सुनाते हुए वोट माँग रहे हैं। शायद वो इतना काला अध्याय है बिहार के राजनीति में। लेकिन अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करना ये कम देखा जाता है, वो बिहार के जंगल राज को ज़्यादा उद्धृत करते हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि आज एक लंबा समय हो चुका है, 20 वर्षों का समय सरकार में हो चुका है, क्या जंगल राज को उद्धृत करते हुए राजनीति की जानी चाहिए या फिर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अधिक राजनीति की जानी चाहिए? एक्चुअल में अभी आपने जो सवाल खड़ा किया था कि जो जेन जी है, जो नई उम्र के लोग हैं, उनको जंगल राज के बारे में जानकारी नहीं है कि वो उनको नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की तरह लगता है। तो जो पहली पीढ़ी के लोग हैं या उससे पहली पीढ़ी के लोग हैं, उनको तो पता है कि जंगल राज क्या था। नई पीढ़ी को भी पता लगे, इसके लिए जंगल राज की बात करना बहुत जरूरी है। जब वो पूछेंगे अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से कि मोदी जी आज जंगल राज की बात करके गए हैं, ये क्या था, तो फिर उनको वो डिटेल बताएंगे, अपने मुंह से बताएंगे। आप अभी कुछ संगठनों की बात कर रहे थे, जातीय आधार पर वहाँ कुछ संगठन बने थे। अकेले बिहार में 70 नरसंहार हुए थे। 70। जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो आजकल मैं एक्चुअल में एक तो ये मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि जिस जैन जी की बात करके बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका जैसे दृश्य देखने की मनोकामना ये राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इन 3 देशों में सो कॉल्ड जैन जी का जो ये तख्ता पलट अभियान हुआ है, इसके मूल कारण एक्चुअल में क्या है। एक तो नेपोटिज्म, वंशवाद, और वंशवाद का भी भोंडा नग्न प्रदर्शन। जो सत्ता में बैठे हैं, उनके बच्चे किस तरह की वैभवशाली, विलासतापूर्ण, अय्याश जिंदगी जीते हुए दिखाई दिए, और दूसरी तरफ जो नौजवान हैं, जो आकांक्षी हैं, प्रगति में, विकास की मुख्य धारा में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, उनकी केवल उपेक्षा नहीं, उनका अपमान। और ये हमने श्रीलंका में भी देखा, ये हमने बांग्लादेश में भी देखा। बांग्लादेश में हालांकि और बहुत सारे कारण थे, डीप स्टेट से लेकर के जमात और ये जो लगातार सत्ता से बाहर लोग थे, उनके अपने फ्रस्ट्रेशन, उनकी अपनी साजिशें, वो सब कारण थे। यहाँ पर जब आप उन चीज़ों को लागू करते हैं, और हाँ, भ्रष्टाचार, इन्होंने यहाँ जब उन चीज़ों को लागू करते हैं और उस तरह के दृश्यों का आप सपना देखते हैं सोते जागते, तो वही यहाँ का जो युवा है, इस युवा की अगर हम पहली जनरेशन की बात करें, तो आप देखो ना, अमेरिका में जो टेक कंपनियां हैं, उनको लीड कौन कर, उसी पीढ़ी के लोग आज वहाँ सीईओ हैं, वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ का जो जेन जी जिसको आप बोल रहे हो, वो भी खुराफातों में नहीं लगा हुआ है। उसको भी पता है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके परिवार को तो छोड़ दीजिए, उसके खानदान, उसके रिश्तेदार भी 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। सत्ता के गलियारों में कोई घूम नहीं रहा है टोलेबाजी के लिए या बहुत बड़ा पैसा बनाने और कमाने के दोस्तों का इंतजार के लिए। तो ये सारी चीजें सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ना अपनी कैबिनेट के लोगों को करने दे रहे हैं,
ना उनके रिश्तेदारों को करने दे रहे हैं। शुरू-शुरू में जब ये आए थे, इनके एक बहुत सीनियर मिनिस्टर के बेटे ने कोई कारनामा किया था। उस बेटे को भी बुला लिया, उसके पिताजी को भी बुला लिया और जिसके साथ किया गया था उसको भी बुला लिया। तो उनके पास सारी सूचनाएँ होती हैं। यानी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। वो 25 साल से या तो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उन पर एक इतना सा भी दाग कहीं लगा नहीं है। और वो ये केवल और केवल विकास में लगे हुए हैं। एम्स कितने बढ़ाए, मेडिकल कॉलेज कितने बढ़ाए, आईसीयू कोविड काल में आप देख लीजिए क्या चमत्कार करके दिखाया था। लॉकडाउन के भीतर ही सारी तैयारियां कर दी। तो यहाँ लोगों को दिखाई दे रहा है कि वैसी स्थितियां परिस्थितियां नहीं हैं जैसी हमारे पड़ोसी देशों में, जहाँ तख्तापलट के लिए वो तैयार भी हो गए और बहुत सारी ताकतें दूसरी भी लगी हुई थी। कारण बहुत सारे अलग-अलग थे, विस्तार में जाएँगे बहुत समय लगेगा, हमें समअप भी करना है प्रोग्राम को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि सो कॉल्ड जैन जी यहाँ भी सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ भी तख्तापलट हो जाएँगे, वो उनको बहुत भारी निराशा हाथ लगेगी। आज का युवा मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में क्या सोचता है, अभी मैंने सुनवाया है। जी। तो मेरा इसमें 1-2 प्रश्न लास्ट में रखते हैं। मेरा इसमें एक प्रश्न भाव आपके सामने ये आएगा कि जब हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स को कि भई 3 करोड़ नौकरियाँ हम दे देंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी एक तरीके का एक फ्रीबीज़ को आप एक प्रॉमिस कर रहे हो। दूसरी तरफ हम बीजेपी या फिर आरजेडी की माफ़ कीजिएगा जेडीयू की जो सरकार है, वो भी उन्होंने भी 10,000 रुपए जो हैं वो सीधे-सीधे महिलाओं के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो लोग उसको भी फ्रीबीज़ की तरह ही बोल रहे हैं बल्कि अमित शाह ने तो उनको एक सीडिंग की तरह बोला है कि ये तो हमने सीडिंग की है। बट लोग यही बोल रहे हैं कि हर चुनाव से पहले चाहे वो फिर मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, किसी न किसी रूप में महिलाओं को एज़ अ वोटर आकर्षित करने का बीजेपी का प्रयास रहता है। आप इसको सही समझते हैं कि जो फ्रीबीज़ की एक पॉलिटिक्स की एक तरीके से लहर चल पड़ी है देश के अंदर, आप सही समझते हैं इसे? मैं सही नहीं मा हेलो, हाँ, मैं सही नहीं मानता, लेकिन देखो कॉम्पिटिटर, अगर मुझे एक पुरानी फ़िल्म याद आता है, फ़िल्म का किस्सा याद आता है। एक समय था कि एक फ़िल्म सोसाइटी का मैं मेंबर था, मुंबई में, और उसमें राज कपूर की फ़िल्में दिखाई जाने वाली थी। राज कपूर भी आए थे और वी शांताराम भी आए थे। तो राज कपूर वी शांताराम मराठी में उन्होंने बात रखी थी, तो राज कपूर को वो ढंग से समझ में नहीं आई थी। तो एक्चुअली वी शांताराम बोले थे कि राज कपूर कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुए। तो उसको लगा कि ये बाज़ारू बन गए, इस ढंग से बात कर रहे हैं, तो वो उनका कहना का उद्देश्य नहीं था। लेकिन राज कपूर ने उस वक़्त जो रिएक्शन दी थी वो मुझे बहुत पसंद आई। बोले अन्ना की, वो उनको अन्ना बोलते थे। अन्ना की बात अलग थी, तो हम स्कूल को बंक करके भी अन्ना की फ़िल्म देखते थे, वो बढ़िया थी। लेकिन उस समय की फ़िल्म इंडस्ट्री और आज की फ़िल्म इंडस्ट्री बिज़नेस बन गया। तो किसी हीरोइन का ड्राइवर भी 4 फाइनेंसर इकट्ठे करता है और फ़िल्म बनाता है और बोलता है राज कपूर आ मैदान में। तो उसके टक्कर देने के लिए मुझे कमर्शियल होना पड़ता है। तो अगर इनको, पहली बात है कि इनके साथ टक्कर लेनी है, तो हमको भी कुछ अ, जो ऊपर गलत लगे वो करना पड़ेगा। देखिए, एक बात है कि सीड कैपिटल भी दिया गया है बहुत सारे। तो मैं मानता हूँ कि 50% फालतू जाएगा, लेकिन 50% खड़े होते हैं, तो दूसरे को कुछ प्रोत्साहन मिल जाता है। तो ये ज़रूरी होता है। और एक बात और, आपको जब वोटिंग पर ही चलना है, तो वोट वोट चाहिए। कुछ भी करेंगे, आपको लगेगा कि 10 साल हो गए मोदी जी स्लो जा रहे हैं, तो इसके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो गलतियाँ की है वो मोदी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मोदी जी को एक मालूम है कि जब तक सत्ता पावर हाथ में है, तब तक जो चाहे कर सकता हो। एक बार सत्ता हाथ से निकल गई तो वापस 10 साल पीछे जाना पड़ेगा।
तो उनका टारगेट क्लियर है कि मैं वो गलती नहीं करूंगा जिससे सत्ता हाथ से निकल जाएगी। और पिछले साल भी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो मैंने किताब लिखी थी और उसमें मैंने वो अमेरिका का जो 7वां प्रेसिडेंट था उसका एक कोट डाला था उसमें कि उन्होंने, जैक एंड्रयूज उनका नाम था, तो उनका एक बढ़िया कोट था कि वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। तो मैंने उसमें उस आधार पर मैंने लिखा था कि मोदी के लिए आंकड़े मायने नहीं रखते, क्योंकि मोदी हिमसेल्फ इज अ मेजॉरिटी। तो ये देखना पड़ता है, और वोट तो सत्ता हाथ में रख के उनको आगे जाना है। तो इसके लिए जो जो चालाकियां करनी है करनी पड़ेगी। उससे मुझे याद है जब 95 में महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ था, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी, तो शिवसेना में सुधीर जोशी जो थे और बहुत सच्चे इंसान थे, तो उनके तरफ लोगों का ये था। लेकिन आ गए मनोहर जोशी। तो मैं बाला साहब ठाकरे के पेपर में 4 साल काम किया था, उनसे नज़दीकी रिश्ता था। तो मैंने बोला, आपको हर बार मनोहर जोशी क्यों दिखाई देते हो? जो सुधीर जोशी थे, तो उन्होंने सही जवाब दिया। मुझे बोले कि बिल्कुल तू सही बोल रहा है, लोगों को सुधीर जोशी चाहिए थे, लेकिन एक दिन सरकार नहीं चला पाते। मैंने बोला क्यों? बोले सामने अगर बदमाश बैठा है तो उसके सामने मुझे 10 बदमाश खड़े करने पड़ेंगे ना। अगर शरद पवार अपोजिशन लीडर है तो उससे 10 गुना मनोहर जोशी है। ये शरद बाला साहब का जवाब था। वो सही था इसलिए कि अगर सामने वाला चालाकी कर रहा है तो हमको सच्चाई से जाकर नहीं चले, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमको अच्छा करना है। लेकिन जब तक हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं मानता हूँ। और दूसरी बात एक और ध्यान में रखो कि जो जेनजी वगैरह आप बोल रहे हो, तो एक बात वोटर की भी सोचो। ये नैरेटिव है कि जंगल राज लोग भूल गए। अरे गोडसे नहीं भूलते तुम, और हमको बोल रहे हो कि जंगल राज भूल गए। तुम 70 साल गोडसे नहीं भूल रहे और हम भूल जाएंगे? तो ये बात नहीं होती। लोगों के और लोगों का दिमाग कैसे, वोटर कैसे सोचता है। एक बार मुंबई में कुछ पत्रकारों से बात हुई थी, तो वो जोर शोर से ये बोल रहे वो बोल रहे। मैंने बोला एक काम करो, शाम को मेरे साथ चलो। मैं उनको धारावी लेकर गया, धारावी लेकर गया, और वह एक नाके पर हम खड़े थे। वो 8-10 बेवड़े वहाँ ऐसे, जैसे वो केजी या आंगनवाड़ी के बच्चे स्कूल छूटने के समय में माँ या बहन या कोई बड़ा भाई आता है कि नहीं लेने के लिए, वो जिस नज़र से देखते कब आते कब आते, तो वैसे ही ये लोग बेवड़े बैठे थे। मैंने देखा वो देख रहे हो क्या कर रहे। हाँ वो क्या है, बोले वो बेवड़े वो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी वाइफ कब लौटेगी। किसी 2-4 घर में काम काम करती है, डोमेस्टिक हेल्प करते, वो कमाती है, नालायक कमाता नहीं, सिर्फ शराब पीता है। लेकिन देख रहा है कैसे 10 रुपए मिलने के लिए वो आएगी तो उससे 10 रुपए लेकर पीने जाऊंगा। तो आप एजुकेशन लेवल पर या किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर स्त्री मुक्ति पर बात करोगे और उसको लेक्चर दोगे कि ऐसे ये कमाता नहीं, नालायक इसके साथ क्यों रहती है, धक्के मार कर निकाल दो उसके पास, ये आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर बोलोगे, लेकिन वो नहीं करेगी। एक समय होगा शायद ज्यादा पीकर आएगा, पीटेगी भी उसको, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालेगी। कभी सोचा है वो क्यों ये सब तकलीफें सहन करती है? एक नालायक मर्द के लिए उसकी औरत घर चलाती है, मेहनत करती है, उसको शराब पीने के लिए 5-10 रुपए भी देती है, तो क्यों करते? कभी सोचा है आपने? कभी उस पर पेपर लिखा है? कभी रिसर्च किया है? भारत का वोटर उस महिला जैसे होता है। वो शराब पीने वाला पति घर में रखती है, कभी कभी सोचा है कि क्यों रखती है? इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसके 3 डाइवर्स हो गए वगैरह बातें करोगे आप, लेकिन उस महिला के बारे में सोचो। उसको एक बात मालूम होती है, ये बेवड़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मराठी में उसको कुंकवाचा धनी, सिंदूर लगाती है ना उसका मालिक, उसका मतलब कुंकवाचा धनी। वो कुंकवाचा धनी रखती है घर में, ताकि 10 गुंडे घुस जाएंगे अगर वो नहीं होगा। दिखाने के लिए होता है। हमारे देश में सरकार कुंकवाचा धनी होती है।
लोगों को स्टेबिलिटी रखने वाली सरकार चाहिए। फिर सोचो कि नीतीश क्यों, मोदी क्यों। तो आपको उस वोटर का दिमाग समझ में आता, वो कहाँ वोट डालेगा वो समझ में आता। जी। सो मेरे पास प्रश्न तो कुछ हैं। स्वामी जी, आप कुछ एंडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो, बिकॉज़ मेरे पास प्रश्न कुछ हैं पर हमारे पास समय जो है उसकी अल्पता है। आप अंत में कुछ रिमार्क देना चाहें तो उसके बाद? नो, नो, अभी हमारा समय समाप्त हो गया। अच्छा, या जी। देखिए, चूँकि आज की चर्चा बिहार पे थी, तो मैं बिहार पे ही समाप्त करूँगा। प्रथम चरण हो गया संपन्न, दूसरा चरण 11 को होना है। और ये जितना भी उछल-कूद मचा रहे हैं ना ये महागठबंधन वाले, इनको दे नो द फैक्ट्स, दे नो द रियलिटी। उनको ये अच्छी तरह पता है कि उनका सूपड़ा साफ हो गया है। मैं आमतौर पे एनालिस्ट लोग जो है ना फिगर्स देने में थोड़ी-सी कोताही करते हैं या बचना चाहते हैं। मैं तो हमेशा ठोक के फिगर देता हूँ। मेरा आकलन ये है कि प्रथम चरण में एनडीए कम से कम 80 सीट, मिनिमम 121 में से मिनिमम 80 सीट प्रथम चरण में जीता है। इसके ऊपर भी जा सकता है आंकड़ा। ये मेरा मिनिमम है। इसके ऊपर अब कितना जाएगा अब आपको वो नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। और दूसरे चरण में इससे बेहतर रिजल्ट्स और इससे बेहतर वोटिंग होने जा रही है। सीमांचल के क्षेत्र में भी कुछ अगर आप बता सकें, सीमांचल के क्षेत्र में? सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम वोटर जो है उनके बारे में ये खबर है कि वो बुरी तरह से कन्फ्यूज्ड हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि मुसलमान कन्फ्यूज़ नहीं होता है, पर इस बार कन्फ्यूज्ड है। और ओवैसी ने कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी है। और इस बार आश्चर्यजनक रूप से आप एनडीए को भी कुछ सीटें सीमांचल में जीतते हुए पिछली बार की तुलना में अधिक देखेंगे, क्योंकि मुसलमान वाकई कंफ्यूज है। तो मोटा-मोटा हम ये मानकर चल सकते हैं कि करीब-करीब 150 सीटें। नहीं सर, 150 नहीं। देखिए थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है कि या तो एनडीए 150 का जो लेवल है वो उसको ब्रीच नहीं करेगा, 150 के नीचे रुक जाएगा। या एक तो पहली संभावना है। अगर एनडीए ने 150 का लेवल ब्रीच कर दिया तो वो 180 पे जाके रुकेगा, 190 पे जाके रुकेगा या 200 पे जाके रुकेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 2010 भी होगा। जी 2010 में जो हुआ था जी, वो भी हो सकता 205। जी। मेरा आकलन 2 महीने पहले 150 था। उन्हें अभिषेक के आपके भी प्रोग्राम में बोला था 150 था। लेकिन 3 तारीख के बाद, यानी पहला वोटिंग के 3 दिन पहले 3 तारीख को मेरा आकलन थोड़ा बदल गया, क्योंकि बिहार के कुरुक्षेत्र में शकुनी मामा, अपशकुनी मामा पहुंच गए। योगेंद्र यादव, उन्होंने 30-35 सीटें बढ़ा दी है, तो मेरा आकलन अब 175-80 के आसपास आ गया। जी? सट्टा बाज़ार की खबरें कुछ इसी प्रकार से हैं कि वो बीजेपी के और जेडीयू के पक्ष में काफ़ी जा रहा है। अभी कुछ मूल्यांकन तो मुझे अधिक पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने कुछ 2 प्रश्न आए हैं। ऐसा सट्टा बाजार पिछले कई चुनावों में बुरी तरह फेल होता देखा है मैंने। सट्टा बाजार पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक प्रश्न आया है कैप्टन प्रभाकर की तरफ से। आर वी अंडर एस्टिमेटिंग जनसुराज on BJP vote share? It seems he is able to take a significant vote. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जनस्वराज के बारे में मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि रमाकांत आचरेकर जो थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर खड़े कर दिए, लेकिन वो क्रिकेटर टेस्ट मैच प्लेयर नहीं बने। तो क्या होता है कि वो अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर नहीं होता। मैंने कहीं एक पॉडकास्ट में बोल भी दिया है कि जब कैरी पैकर चल रहा था, तो उस वक्त पूरे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के टीमें उन्होंने खरीद ली थी, तो उनके पास कोई बचा नहीं था। तो इंग्लैंड ने माइक ब्रियरली जो रिटायर हुए थे,
उन पर 39 उनकी उम्र थी, उनको कैप्टन करके लाया और पूरे नए बच्चे दिए थे जिसमें आयन बोथम वगैरह, एलन लैम थे। तो 1 साल में वो अलग हो गए और आयन बोथम कैप्टन हो गया। तो आयन बोथम टोटली फेल्योर था। तो जब उसको पूछा गया कि अरे तू 1 साल पहले इतना अच्छा खेल रहा था, बोला मेरे पास क्या खूबियाँ थी, वो जितनी माइक ब्रियरली जान सकते थे, वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो माइक ब्रियरली खुद खेल नहीं पाते थे, लेकिन अच्छे कैप्टन थे या रणनीतिकार थे। तो मैं मानता हूँ कि प्रशांत किशोर खुद कंफ्यूज्ड है। अंतिम प्रश्न है ये अशोक बख्शी जी का। और स्वामी जी आप बताइए कि इन्होंने पूछा है कि ऑटोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक कौन से नरेंद्र मोदी जो हैं वो सही रहेंगे आज के परिदृश्य को देखते हुए? देखिए, आई एम सॉरी टू से, समटाइम्स आई फाइंड मोदी जी अ बिट टू सॉफ्ट, टू डेमोक्रेटिक, और मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन। थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी में कुछ खूबियाँ बहुत थी, उसने ये परवाह नहीं की, हालांकि चुनाव हार जाती थी, इस चक्कर में ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठी। पर कुछ डिसीजंस आपको थोड़ा सा देखिए, मैं वही एक ही लाइन कहूँगा, टू मच डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर द नेशन। जी। मोदी सॉफ्ट जो है वो थोड़ा समझ लो आप। हम सॉफ्ट पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर कैसे काम करता है? देखो, एक पत्थर होता है, उसको हथौड़ा भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो किसी पेड़ की छोटी छोटी जड़ें होती है, वो हाथ में पकड़ जाओ तो टूट जाती है, वो पत्थर को तोड़ देते हैं, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। मोदी आप सॉफ्ट पावर है, क्योंकि उनको पहले पत्थर को पकड़ना है, बाद में तोड़ना है। सो ऑन दैट नोट आई थिंक एक बात और, जी बिहार की बात एक बिहारी से भी सुन ले। अभी आपने बात की 1 मिनट, बस 1 मिनट ही, बस 1 मिनट। अभी आपने बात की कि नए जनरेशन को, जो सो कॉल्ड जेन ज़ी को जंगल राज याद है या नहीं है? तो याद तो भाई साहब तेजस्वी ने ही दिला दिया। तेजाब पुत्र आपके ओसामा जी खड़े हैं इलेक्शन में, रीतलाल यादव जी हैं, अब ये जो घटना हुई बाढ़ में वो भी। और एक चीज़ सारे लोग मिस कर रहे हैं, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात आती है, बिहार में आज एक जाति सबसे इम्पोर्टेंट है और वो जाति है महिला। पहले आप वो देखें कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है। धन्यवाद। जी, आपने सही कहा बिकॉज़ आज कुछ ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पर एक यादव दंपति खड़े हैं। महिला कह रही है कि वो जेडीयू को वोट देगी और जो पुरुष है वो कह रहा है वो आरजेडी को वोट बिल्कुल देगा। बिल्कुल, इसी कार से ये चुनाव महिलाओं का चुनाव। जी, सो ऑन दैट नोट हमें काफ़ी अच्छा ये पूरा डिस्कशन रहा और इसी नोट पर हम इसे समाप्त करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। धन्यवाद साहब, जय श्री राम।